वो बायोनिक आर्म यूज़ कर रहा है, उसको मतलब उसको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है पहले उसको अपने आप को फैमिलियर करने की? बस एक दो दिन में वो उसको ऑटो ट्रेन हो जाएगा? एक दो दिन आपने ज़्यादा बोले हैं। हमारा जो अब जो करंट सिस्टम है उसके अंदर हार्डली ही नीड्स 5 to 6 मिनट्स, बिकॉज वो आर्म आप पॉप इन करते हैं, हम्म। उसके अंदर सेंसर्स एम्बेडेड होते हैं। हम उनको कहते हैं इमेजिन करो कि आपका आर्म है, ओके। इमेजिन करो कि आपकी फिंगर्स हैं, आप फिंगर्स बंद करने की कोशिश करें, आप फिंगर्स खोलने की कोशिश करें, और जैसे ही वो अपनी मूवमेंट्स करते हैं तो हमारा जो एआई सिस्टम है वहाँ पे डाटा आना शुरू हो जाता है, वो उसका सॉफ्टवेयर बिल्ड कर देता है, एंड देन वो उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है, तो दैट यूज़र इज़ को भी पता चल एक्चुअली जाता है। कनेक्टिंग माइंड विद मशीन्स। एग्जैक्टली, एंड दैट होल थिंग्स हैपेंस इन 5 to 6 seconds. Today we have a very distinguished guest, Mr. Anas Niaz. He is the CVO, Chief Visionary Officer and founder of Bionics. Anas bhai, thank you very much for joining the show. Thank you so much for calling me here. सबसे पहले तो मुझे आप अनस भाई ये बताइएगा कि ये सीईओ और सीवीओ से ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है? सो बेसिकली देखें, जो मेजरली काम होता है सीईओ का और सीवीओ का, अब थोड़ा सा शिफ्ट है ग्लोबली, बिकॉज अब विजन और जहाँ पे आप कंपनी को लेके जाना चाहते हैं, सो आई आई रियली लाइक दिस पोजीशन। और ताकि हम एक जो विजन है कंपनी का कि कहाँ पे उसको आज से 10 साल बाद होना चाहिए, या किस तरह से उसको ड्राइव करना है, किस कहाँ पे हम उस कंपनी को देखते हैं। तो अब मेरा मेजरली फोकस यही होता है कि कंपनी को किस लेवल पे लेके जाना है और उसकी ग्रोथ और किस तरह से उस चीज़ को लेके बढ़ना इनोवेशंस एंड किस है। तरह से इनोवेशन, इनपुट नॉट और ओनली इनोवेशन, के फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर पैरामीटर्स होने चाहिए, चेंज किस मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी से क्या बेनिफिट हो सकता है, उसके साथ साथ कल्चर किस तरह का होना चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट विजन। और विजन इज बिकॉज विजन इट्सेल्फ लोग समझते हैं कि शायद एक दिन के अंदर वो चीज़ ड्राफ्ट हो जाती है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज उसके अंदर आपको रहना होता है। सो वो जो एक एक सर्कल आप बनाते हैं कि मुझे अपनी कंपनी को यहाँ पे 5 साल बाद देखना है, तो उसके अगेंस्ट फिर आपको पीछे पूरी वर्किंग करनी पड़ती है, अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ती है, ताकि वो उस डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। All right, good. Anas bhai, mashallah, you are securing a position at Forbes 30 under 30 in 2023. Out of पांच पाकिस्तानी थे जिनमें से आप भी एक हैं. So how it was the experience? सो इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर से ख़ास तौर पे सोशल एंटरप्राइज की कैटेगरी में होना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिकॉज यूजली पाकिस्तान में आपको आर्टिस्ट भी मिले हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, इसके अलावा मीडिया से रिलेटेड भी लोग होते हैं, लेकिन जो सोशल इम्पैक्ट है जिसकी तरफ दुनिया अब देख रही है, बिकॉज पहले जो कंज्यूमर्स होते थे वो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि हम कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो इसका ये कंपनी के अपने अफेक्ट्स क्या हैं। जस्ट Exactly. लाइक एग्जांपल देख लें आप, मैकडोनल्ड्स की, केएफसी की, रिसेंटली जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लोग अपने आप को उससे एसोसिएट करते हैं और समझते हैं कि अगर हम इससे कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो अब हर हर जो कंज्यूमर है वो इतना एजुकेट हो चुका है कि जब तक कोई कंपनी सोशल इम्पैक्ट पे काम नहीं कर रही होती तब तक वो उस चीज़ को फॉर नीड पर्पस तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि यार इस कंपनी की सक्सेस हो या थोड़ा सा ग्रो करे। तो इसीलिए अब इम्पैक्ट किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Anas bhai, come across the technology, bionics. जब हम देखते हैं प्रोस्थेटिक की फील्ड में, इंडस्ट्री में, तो देयर आर कॉस्मेटिक प्रोस्थेटिक्स, और फिर उससे थोड़ी डेवलपमेंट होती है तो फंक्शनल प्रोस्थेटिक्स हैं, एंड देन टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो कर जाती है कि बायोनिक प्रोस्थेटिक्स आ रहे हैं जिसमें आपका कोर एरिया है और आप इसमें कॉम्पिटिटिव एज भी रखते हैं। तो बायोनिक प्रोस्थेटिक्स के अंदर आपकी कंपनी, आपका इन्फ्लुएंस, आपका काम किस तरह से स्टार्ट होता है? थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करें, फिर हम प्रोस्थेटिक की डिटेल्स में भी चलते हैं। सो जब मैंने और अवेश ने जब कंपनी स्टार्ट की बायोनिक्स के नाम से, तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दुनिया के अंदर कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रोस्थेटिक आर्म की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कितने ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको इस आर्म की ज़रूरत है। और जब हमने इसको बनाया तो हम भी आपकी तरह ही, हमें भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यही थी कि प्रोस्थेटिक आर्म होते होंगे लोगों के लिए, एंड लाइक बिकॉज हमने खुद भी कभी कोई चीज़ नहीं देखी एक्सपीरियंस थी, नहीं किया। एक्सपीरियंस नहीं की थी।
लेकिन जब हमने पहली दफ़ा एक प्रोस्थेटिक आर्म बनाया, वो भी एक नॉन फंक्शनल मैकेनिकल टाइप से कोई एक आर्म था, और वो भी एक 5 साल के बच्चे मीर बयान बलोच के लिए हमने बनाया था। तो वहाँ से हमने जब थोड़ी सी रिसर्च की तो वी फाउंड आउट कि दुनिया के अंदर सिर्फ 22 to 26 टोटल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो प्रोस्थेटिक्स बनाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी प्रोस्थेटिक्स की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और वो नॉन फंक्शनल भी होते हैं। और अगर आप पाकिस्तान जैसे जो एरियाज़ हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे तो लोग वैसे ना अफोर्ड कर सकते हैं, और ना ही वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे सूटेबल होती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको हमने देखा, और जब इसकी मार्केट स्टडी की तो पता चला कि वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में जब जंग हुई थी जर्मनी के अंदर, तो आईसीआरसी ने कुछ प्रोस्थेटिक्स निकाले थे जो कि हार्नेस के साथ आप पहनते थे, और थोड़ा सा उसमें हल्की बहुत मूवमेंट थी, वो भी आपको मैकेनिकली पुश करना पड़ता था। सो वो टेम्परेरी एक सोल्यूशन था, लेकिन वो अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि टेक्नोलॉजी के होते हुए जब हम एआई की बातें कर रहे हैं, जब हम चांद पे जाने की बातें कर रहे हैं, मार्स पे जाने की बातें कर रहे हैं, और अभी तक ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई, तो व्हाट वाज द जो रीज़न? कि बेसिक जो नीड को बेसिक नीड फुलफिल है, करने के लिए है। एग्जैक्टली। तो फिर हमने कहा कि नहीं, इसको कुछ होना चाहिए, और फिर हमने इसको इनिशिएट किया, बायोनिक्स को एज अ सोशल एंटरप्राइज लेके गए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बायोनिक आर्म्स के अंदर दुनिया में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी रखते हैं, बल्कि हमारे प्रोस्थेटिक दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट प्रोस्थेटिक्स भी समझे जाते हैं। राइट आफ्टर द डे वन व्हेन यू वर अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, उसके बाद आपने इसमें आने का माइक्रो व्हाट वी कॉल मैकेट्रॉनिक्स। मैकाट्रॉनिक्स मैकाट्रॉनिक्स में आपने अपनी एजुकेशन भी ली, या आप किसी और बैकग्राउंड से इसमें आए? सो बैकग्राउंड से नहीं, हुआ इस तरह से था कि आयरन मैन आप सबको, हर किसी को इंस्पायर आयरन करता है, मैन राइट? और स्पेशली हमारी जनरेशन को मार्वल्स ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। आजकल ज़्यादा ही किया हुआ है। आजकल ज़्यादा ही किया हुआ है। सो मैंने भी मार्वल्स देखा था, आई ग्रू अप वाचिंग ऑल दीज थिंग्स। तो मुझे हमेशा था कि यार कुछ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड करना है, और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड से मुराद ये नहीं है कि आपने खुद भी सीखनी है, बल्कि मुझे कुछ बिजनेस करना था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो लकीली मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर एक पार्टनर मिला, अवेस, और हम दोनों ने ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी, जब हम थर्ड ईयर में थे, जब मैं थर्ड ईयर में था, वो ही वाज अबाउट टू ग्रेजुएट, तो हमने मिलके एक कंपनी बनाई विस्कॉस के नाम से, और उसका एम ही ये था कि हम लोगों की हेल्प करेंगे प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलप करने में। विच वहाँ पे प्रोडक्ट्स? इलेक्ट्रोमैकेनिकल और प्रोडक्ट्स किसी भी हवाले से हो इंजीनियरिंग? सकते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, बिकॉज पाकिस्तान में हमेशा से हम यही रो रहे होते हैं कि पाकिस्तान में कुछ बनता नहीं है, चीज़ें बाहर से आ बाहर रही से लेनी होती हैं, पड़ती और हैं। फिर भी हम ले भी रहे होते हैं, और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इग्नोर भी कर रहे होते हैं। सो खैर, हमने एक कंपनी बनाई, और उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलें इसी को काम को करते रहते हैं। और उसी के दरमियान हमारे पास एक रैंडम ईमेल आई, और उसमें उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा है जो बाय बर्थ जिसका आर्म मिसिंग है, मीर बयान बलोच उसका नाम था। तो अच्छा। 5 साल का बेटा, उनका बेटा था। तो हमने कहा कि यार चलो, जब हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोडक्ट्स बनाते ही हैं, टेक्नोलॉजी पे काम करते ही हैं, तो एट दैट प्रीवियस एट दैट कंपनी? प्रीवियस कंपनी अभी भी वो एग्जिस्ट करती है, बट दैट कंपनी ओनली प्रोवाइड्स द सर्विसेज। ऑलराइट। तो हमने कहा कि यार चलो ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, इसको एक सोशल एंटरप्राइज बनाते हैं, और एक प्रॉपर तरीके से, बिकॉज हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम या तो चैरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, या तो फिर हम प्रॉफिट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। सोशल एंटरप्राइज जो होती है, इन दोनों के बीच का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर आप प्रॉफिट्स भी बना रहे होते हैं, लेकिन आपका जो मेजर इम्पैक्ट होता है वो होता है कि आप किसी भी तरीके से लोगों की हेल्प करें, और अपना जो किसी भी सोल्यूशन के थ्रू आप एक सस्टेनेबल चीज़ को अचीव करें, आपको डोनेशंस के ऊपर हमेशा रिलाई ना करना पड़े। सही। अच्छा, जो बायोनिक्स फील्ड है, इसके अंदर जो भी इंजीनियरिंग आप यूज़ करें, तो उसमें व्हेन इट कम्स टू प्रोस्थेटिक्स या ऑर्थेटिक्स लिम्स वगैरह, सो व्हाट आर योर प्रोडक्ट्स? सो इसमें आपकी क्या वो हैं? सो अभी हम लोग मेनली फोकस हमने किया हुआ था प्रोस्थेटिक आर्म्स पे, क्योंकि एक बड़ी अजीब सी बात हमें पता चली थी, जो कि एक्चुअली फैक्ट भी है। जब हमने आर्म्स बनाना शुरू किए, तो हम डॉक्टर के पास गए और हमने कहा कि हम ये आर्म्स बनाते, तो उसने कहा आर्म्स क्यों बनाते हो, लेग्स बनाओ। तो हमने कहा कि यार आर्म्स तो ज़्यादा फंक्शनल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार अमीरों की टांगें कटती हैं, गरीबों के हाथ कटते हैं। एंड दैट वाज समथिंग विच वाज अलार्मिंग फॉर अस एज वेल, बिकॉज जितने भी लोग अपने हाथों से काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, एक्चुअली इसके खेती बाड़ी पीछे हो शायद गई। सिनेरियो ये होगा कि हाथ ज़्यादा यूज़ होते हैं और
गरीब जो है वो लेबर वर्किंग में बिकॉज अगर कोई देखें, इंसिडेंट्स होते हैं। या एग्जैक्टली दिस इज़ द पॉइंट, बिकॉज जो गरीब हैं लोग हैं या एक लो सोशो इकोनॉमिक क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, वो फार्मिंग कर रहे होंगे या किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे लेबोरियस होंगे। एक्टिविटीज़ तो हाँ, वही करते हैं तो ना। लेबर इंटेंसिव वर्क वही कर रहे होते हैं। और जो जो मतलब कि अमीर हैं तो वो दे आर वर्किंग ऑन लैपटॉप्स या इस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं, तो उनके चांसेस होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। सो उन्होंने कहा कि यार उनकी टांगें इसलिए कटती हैं बिकॉज ऑफ द डायबिटीज़। तो पाकिस्तान में डायबिटी का भी बहुत बड़ा रेशो है, एंड उसकी वजह से बहुत सारी एम्पुटेशंस भी होती हैं हर साल। लेकिन हमने फैसला किया नहीं, पहले हम अपने आर्म्स का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द लेग। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जिनके शोल्डर से हाथ नहीं होते उनके लिए भी हमने मतलब कि सोल्यूशन बनाया हुआ है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। और अब हमने रिसेंटली लेग्स अपनी लॉन्च किए हैं और अब हम लोगों को ब्लो नी, जिनकी नी जॉइंट होता है, उनको अब लेग्स देना शुरू कर दिए हैं। ऑलराइट। अच्छा, ये बायोनिक्स की जब हम बात करते हैं तो वी नो कि यू आर कनेक्टिंग माइंड्स टू मशीन्स, समथिंग लाइक दैट, ट्रू, ऐसा ही है ना। बिल्कुल। तो अब इसमें जो सिनेरियो है वो आप किस क्लास के लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, लाइक जो कि कॉन्जेनाइटली बाय बर्थ एम्प्यूटीज़ हैं या किसी इंसिडेंट के नतीजे में अगर वो हुए हैं, माजूर हो गए, हाथ कट गया या पाँव कट गया, तो इसमें वो कैटेगरी आती है या जो बाय बर्थ हैं वो आती है या इसके अलावा भी कोई एरिया है? सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हर तरह की कैटेगरीज को टारगेट कर रही है। इट्स नॉट ओनली कि जिनके कोई बाय बर्थ स्पेसिफिक है, नहीं है? कोई स्पेसिफिक नहीं है, बिकॉज हमने ये चीज़ अचीव की है। और क्योंकि आपको ये सुन के हैरानी होगी कि पाकिस्तान में रोज़ाना 10 से 11 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। जो हम स्मॉग है जो इस तरह से, और जब हमने इन्वायरमेंटल अपनी इश्यूज हैं? इन्वायरमेंटल इशू है, जब हमने रिसर्च की तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है ऐसे बच्चों की जिनके हाथ या पाँव नहीं होते बाय हम्म। बर्थ। और फिर जिनकी एम्पुटेशन हो जाती है उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक एक नई ज़िंदगी देते हैं, और वो अब अपने प्रोस्थेटिक आर्म्स के साथ वही अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। बायोनिक प्रोडक्ट्स जो आप ऑफ़र कर रहे हैं, जो आप लोग बना रहे हैं, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कोई एआई वगैरह का यूसेज भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बल्कि अब रिसेंटली हमने पहले बहुत कोशिश की कि हम कहते थे पाकिस्तान में हेल्थ टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए, लोग दूसरे मुल्कों से आए, बिकॉज़ पाकिस्तान में इस वक्त जो हम अपना आर्म बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ता है कंपैरेटिवली, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो। कितने का होगा समझ लें कि एवरेज हमारे कॉस्ट? तरह का जो बायोनिक आर्म इस वक्त अगर आप दुनिया में देखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग कॉस्ट जो है $15,000 से स्टार्ट होती है दुनिया में? दुनिया में, और हम वो पाकिस्तान में कुछ $1,700-$1,600 में दे रहे हैं। सो ओके। द कॉस्ट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस तो बहुत बड़ा है, बट अगर अपनी सोशो इकोनॉमिक क्लास पाकिस्तान में देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ी कॉस्ट ये भी बड़ी कॉस्ट है। इसीलिए फिर हमारा एक चैरिटेबल आर्म भी है जो कि उन लोगों के लिए डोनेशंस भी जमा करता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि हम है। उनको दैट्स फ्री ऑफ रियली वेरी कॉस्ट। नाइस। ये सो है हमारा चीज़। जो विजन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है कि हमने पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी से फैसिलिटेट करना है और एम्पावर करना है, रिगार्डलेस कि वो अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अच्छा, इसमें कंपोनेंट्स एक प्रोडक्ट के अंदर मोटर्स होंगी, शायद सेंसर्स होंगे, मे बी वायरिंग होगी, ये एक मिलके कोई एक लिम्ब या एक आर्म या एक लेग बन जाता होगा। इसके अंदर मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं और आप उसको मतलब लोकली प्रोड्यूस करते हैं या आप उसमें इंपोर्ट करते हैं कुछ चीज़ें? थोड़ा इसका मुझे डिटेल बताएंगे? सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेफिनेटली हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ें यहाँ पे बनानी हैं तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी और बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ इंडस्ट्री चाहिए होगी जो सिर्फ वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना सके। जस्ट लाइक बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज, आपको बहुत ही अच्छी ग्रेड की बैटरीज चाहिए होती हैं, अदरवाइज़ उसकी प्रोडक्ट के अंदर आप बहुत हैवी बैटरी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एक यूज़र ने सारा दिन उसको पहन के रखना है। तो हमें लाइट से लाइट और मैक्सिमम कैपेसिटी वाली बैटरी चाहिए होती है। तो अगर हम सिर्फ बैटरी बनाने लगे तो फिर हम आर्म नहीं बना सकते, हमें सिर्फ बैटरी बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी, ओके। बिकॉज वो एक प्रॉपर डस्ट फ्री इन्वायरमेंट के अंदर आपको एक प्रोसेस करना पड़ता है, एंड एवरीथिंग शुड गो ऑन विद स्टैंडर्डाइज एंड एवरीथिंग। रिक्वायरमेंट। और फिर उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन कराने के लिए भी एक बहुत चैलेंज रिक्वायर्ड होता है। सिमिलरली जो मोटर्स हैं उसका भी यही चैलेंज है, बिकॉज हमें जो मोटर्स रिक्वायर्ड होती हैं बहुत छोटे छोटे साइज़ की होनी चाहिए, बहुत लाइट वेट होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट पावरफुल भी होनी होनी चाहिए। चाहिए। एग्जैक्टली, और ड्यूरेबल भी होनी चाहिए कि वो बहुत जल्दी ख़राब ना हो।
तो इन चीज़ों को हम इंपोर्ट करते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द आर्म है वो हम लोग पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लोकली बना रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 90% जो आर्म है वो यहीं पे बन रहा होता है। 10% का जो उसके कंपोनेंट्स हैं सोर्सिंग, वो सिर्फ हमारी बाहर से हो रही होती है। ओके, इसमें अ, एक एक कैंडिडेट, एक पेशेंट है, अगर वो उसकी वट एवर द एज, आप समझ लें 20 साल का है, अगर वो किसी भी लेवल पे एम्प्यूटी है, माजूर है, अब उसको एक फिज़िकल आर्म की ज़रूरत है, तो आप उसको डायग्नोसिस करते हैं पहले, या उसको किस तरह से आप ये चीज़ डिलीवर करते हैं कि आपको ये वाली प्रोडक्ट आपके लिए फ़िट है? सो बेसिकली सबसे अच्छी बात यह है, लाइक आई वांट टू आस्क कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कैसे होती है? बिल्कुल सही है। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज़ होता इस तरह से है कि जो अल्लाह ताला ने हमारा हाथ बनाया है वो तो हम बिल्कुल नहीं बना एग्जैक्टली, सकते, सही है। एग्जैक्टली। और जो इसका बाय बर्थ होता है, मतलब बाय बर्थ आर्म नहीं होता, तो कभी भी उसको एहसास नहीं होता कि उसने क्या लूज़ किया है, राइट? लेकिन जिसके पास होता है और फिर और वो फिर वो लूज़ करे करता है, तो तो एग्जैक्टली उसके उसकी। लिए जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि मेरा हाथ पहले ये कर सकता था, मैं ये कर सकता था, तो उसका रेफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है और वो बहुत एडवांस होता है ऑफ कोर्स। तो हमारे पास जितने भी यूज़र्स हैं वो इतने वेल कनेक्टेड होते हैं हमसे, और क्योंकि हम एक सोशल एंटरप्राइज़ हैं, उनकी हर तरह से हम हेल्प कर रहे होते हैं। चाहे उनको फंडिंग की ज़रूरत हो, चाहे उनके कोई कंपोनेंट्स ख़राब हो जाएं, तो हम हर तरह से बस मेक श्योर कर रहे होते हैं कि उनके प्रोस्थेटिक्स अप एंड रनिंग रहें। हम्म। तो वो भी हमसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, और वॉलेंटियरली वॉलेंटियरली अगर अगर मेरा कोई ऐसा मतलब कि मुझसे अगर कोई कनेक्ट होता है बेनिफिशियरी, और वो कहता है मुझे आर्म चाहिए, और वो स्कर्दू के अंदर मौजूद है, तो मैं देखूंगा कि स्कर्दू के अंदर मेरा कौन सा यूज़र मौजूद है, तो मैं उसको उससे कनेक्ट कर देता हूँ। जब मैं उसको उससे कनेक्ट कर देता हूँ तो वो उसकी खुद ही काउंसलिंग करता है, खुद ही उसको बताता है कि नेटवर्क मैं इससे काउंसलिंग क्या हो क्या रही करते हैं। है। तो उससे बड़ा अच्छा एक काइंड ऑफ फीडबैक हो जाता है, बिकॉज अगर मैं या अवेश या हमारी टीम में से कोई भी उसको समझाएगा तो उसको कभी समझ नहीं आएगा, बिकॉज उनको पता होगा कि आपके तो दोनों हाथ मौजूद हैं, तो आप मुझे बताएंगे तो इसका मतलब उसको ये है क्या तो समझ आपको तो पता आएगी? ही नहीं है, राइट? सो जो ऑलरेडी उसी तरह का एग्जैक्टली। यूज़र है, या उसी जगह पे रह रहा है, या उसी तरह की लाइफस्टाइल गुजार रहा है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा होता है। बायोनिक्स इस्टेब्लिश कब हुई? बायोनिक्स हमने 2016 के अंदर बनाई थी, और इट इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम, जिसके अंदर हमने रिसर्च भी की, डेवलपमेंट भी की, उसके साथ साथ टीम भी ग्रो की। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज तक हमें 1 रुपये का किसी से फंड नहीं मिला। इट्स ऑल तो सेल्फ कैपिटल ग्रोन। कहाँ से जनरेट सो किया? कैपिटल हम कहाँ से सेल्फ। जनरेट करते थे? वो सेल्फ जनरेशन होती थी। उसके साथ साथ हम करते ये थे, जो हमारी मेन कंपनी है जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट्स बना के सर्विसेज देते हैं, वहाँ से हम हमेशा अर्न करते थे, और वहाँ से जो पैसे बचते थे उसको इसकी R&D में लगाते थे। तो दिस इज़ हाउ वी वर मैनेजिंग बोथ थिंग्स। और उसी के अंदर से समझ लें कि सारी चीज़ें बैलेंस आउट करिए, बिकॉज हमारा एम ये था कि हम इस प्रोडक्ट को किसी भी हाल में बनाएं, रिगार्डलेस ऑफ कि कोई हमें सपोर्ट करता है नहीं करता, कहीं से हमें फंडिंग मिलती है नहीं मिलती। हमारा एक एम था कि इस प्रोडक्ट को बनाना है और एक ग्लोबल ब्रांड बनना है। दैट्स रियली वेरी नाइस। अच्छा, इसमें राइट फ्रॉम 2016 यू हैव बीन एस्टैब्लिश बायोनिक्स। अगर हम आज इस पे बात करें तो एक अंदाजे के मुताबिक हाउ मेनी पेशेंट्स और एम्प्यूटीज यू हैव बीन सर्व? सो अभी तक हम लोग तकरीबन कोई 700 लोगों को प्रोस्थेटिक आर्म दे चुके हैं, दे एंड दे आर चुके हैं। एक्टिव यूजर्स। और वो एक्टिव यूजर्स किस तरह से हमें पता चलता है, क्योंकि इसके अंदर एक एआई सिस्टम है जो क्लाउड पे अपना डाटा शेयर कर रहा होता है हमारे। और आपके इक्विपमेंट के अंदर जी जी। तो जो प्रोस्थेटिक। जो प्रोस्थेटिक आर्म है, तो अच्छा, उससे हमें एग्जैक्टली पता चल रहा होता है कि हमारे यूज़र ने आज कितनी दफ़ा हाथ खोला है, ये कितनी आप दफ़ा बंद जासूसी वाला किया काम है। कर रहे हैं। नहीं, जासूसी कुछ तो और आपके भी साथ तो हो रहा फेसबुक होगा। भी कर रहा होता है, लेकिन लेकिन हम जो डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ प्राइवेट। मतलब कि मुझे सिर्फ ये पता है कि उसने हाथ कितनी दफ़ा खोला, कितनी दफ़ा बंद किया। मुझे ये नहीं पता कि उसने एग्जैक्टली मोबाइल उठाया है या उसने कोई और चीज़ उठाई है। सो दैट इज़ ये समथिंग पता दैट चल सकता है मतलब? पता अभी तो थोड़ा चल। सा प्रोग्राम ऐड करने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ हम कैमरास लगा दें तो पता चल जाएगा, लेकिन हमारी कोई वो इंटेंशन फ़िलहाल तो नहीं है। सो हमने उसके अंदर जो डाटा जितना भी आता है वो आज के लिए जमा नहीं हो रहा होता, बिकॉज जो प्रोस्थेटिक आर्म है वो लाइफ टाइम के लिए नहीं होता, आपको हर 5 या 3 साल बाद चेंज करना पड़ता है। तो उसका जितना भी एल्गोरिथम, उसका जितना भी सॉफ्टवेयर, पर्सनलाइज सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होता है, वो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट लेगा तो उसके अंदर वही सॉफ्टवेयर वो यूज़ करेगा, ताकि उसको काइंड ऑफ समझ लें कि ऐसा हो जाए कि आपका अगर जो आप गाड़ी चलाते हैं तो वो गाड़ी से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं, राइट? तो अगर आपको
दूसरी अपग्रेडेड गाड़ी मिल जाए, लेकिन जब आप उसको चलाने लगे तो आपको ऐसा लगे कि ये अपनी ही गाड़ी है जो मैंने शायद पहले कभी चलाई हो। तो उसका जो सॉफ्टवेयर है, फेमिलियरिटी है। फेमिलियरिटी जो है, तो वो उसके अंदर आ जाती है, बिकॉज आर्म जो है वो बहुत पर्सनलाइज्ड है, और उसके अंदर लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं, उसके साथ मूवमेंट्स अचीव करना चाहते हैं, तो उसको फिर हम इस तरह से एआई के थ्रू अपना सारा काम कर रहे होते हैं। जो 700 लोग आपके पास आपके यूज़र्स हैं यूज़र्स हैं या कंज्यूमर्स हैं आपके प्रोडक्ट के, वो आपके पास कनेक्टेड हैं थ्रू अ सॉफ्टवेयर। थ्रू अ सॉफ्टवेयर, एंड नॉट ओनली दिस, बल्कि उसमें होता ये है कि अगर किसी को कोई भी ख़राबी आ जाती है हाथ में, तो उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ता हमारे पास, हम ऑनलाइन उनको कनेक्ट करके यहीं से बैठ के रिजॉल्व कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर में अगर कोई खराबी है हाँ, तो अगर तो कोई ऑनलाइन हार्डवेयर में रिमोटली हो कोई सकती चीज़ है। टूट जाए, ख़राब हो जाए, तो वो हमें ऑब्वियसली भेजते उसको हैं, आना एंड पड़ेगा या हाँ, लेकर आना नहीं नहीं पड़ेगा। नहीं, उसको कोरियर कर देता है। वो अपना इक्विपमेंट भेज देता अपना है। इक्विपमेंट हमें भेज देता है, हम उसको रिपेयर करके उसको वापस भेज देते हैं, एंड दैट टाइम टेक्स अराउंड वीक्स। मैक्सिमम अ वीक, नॉट वीक्स, जस्ट मैक्सिमम अ वीक। और ओके। दुनिया के अंदर अभी आई वॉज रिसेंटली विजिटिंग रियाद, एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे आई मेट अ गाय हु वाज वेयरिंग $50,000 बायोनिक आर्म, और 50,000 $50,000 $50,000। 50,000 बायोनिक आर्म, कोई मेरे ख्याल से कितने हो गए, डेढ़ डेढ़ नहीं सॉरी, हाँ 1.5 करोड़ का कुछ हो करोड़ से गया आगे ही होगा, चले हाँ। गए ना। सो वो आर्म पहना हुआ था, और उसका आर्म टूट चुका था, और उस पर उसने टेप किया हुआ था, और फिंगर्स पे उसने टाई क्लिप बांधी हुई थी, और उसने कहा कि, मैंने कहा कि यार इसको तुम भेज दो सही करवाने, तो उसने कहा कि अगर मैं इसको भेजूंगा तो इट विल टेक 9 months टू रिपेयर दैम। ओह। So 9 months कहाँ, 7 days कहाँ, that is the only reason why we say कि we have a very competitive advantage, because दुनिया के अंदर ये इंडस्ट्री बहुत स्लो है, एक एक महीने बाद प्रोस्थेटिक बनता है, एक फैक्ट्री है तो वो महीने में 10 से 15 से ज़्यादा बना ही नहीं सकती, और हम लोग 500 की कैपेसिटी रखते हैं। हाउ यू मेक दिस स्पीड वेरी, मतलब आप इस स्टेज पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी के साथ, आपके पास ऐसी क्या वो है, फैसिलिटी है, क्या सर्विस ऐसी है? सो सबसे पहली बात ये कि हमारा पाकिस्तान के अंदर हमेशा वॉल्यूम इज़ अ की, राइट। सो आप जब भी किसी भी जगह पे जाते हैं, शायद अगर आप यूरोप में किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, तो आपको वहाँ पे बाहर जो है ना 300-400 लोग वेटिंग एरिया में नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आप पाकिस्तान में किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं तो आपको 300-400 लोग जो है ना वो वेटिंग एरिया में नज़र ऐसे आ ही, जाते हैं। तो बिल्कुल। दैट इज़ वाई हमारी नेचुरली जो स्पीड होती है ना वो तेज़ होती है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम टाइम में सर्व कर सकें। सो हमें पहले तो पता नहीं था कि ये क्या कंपटीशन हमारे सामने, दुनिया में क्या कंपटीशन मौजूद है क्या नहीं है, हम तो सिर्फ पाकिस्तान को ही फोकस कर रहे थे, और एक इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के थ्रू पाकिस्तान के लोगों की ही सर्विस कर रहे थे। जब हमने उनको बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर लिया, और जब हमने बाहर देखा, तो पता चला कि हम इस मसरूफियत में दुनिया से कुछ आगे निकल गए हैं। अच्छा। तो ये हमें इसकी फीलिंग आपको भी बाद में हुई? ये हमें बाद में हुई, और सबसे अच्छी बात ये हुई कि जब हमने 3.5 साल के बच्चे को बायोनिक आर्म दिया, और ये काम हम बहुत अरसे से करते आ रहे थे, यानी कि 2017 में हमने जो पहला आर्म लगाया था बायोनिक आर्म, वो एक 5 साल के बच्चे को लगाया था। उसके बाद फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता एक पूरी कैंपेन की बिस्कॉनी के साथ मिलके, उसमें हमने 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों को बायोनिक आर्म्स दिए। और जब हमने रिसेंटली बायोनिक आर्म दिया 2019 के अंदर 3.5 साल के बच्चे को, तो मैंने कहा कि यार ज़रा देखें तो सही कि दुनिया में एज कितनी होती है कि अगर आपको बायोनिक आर्म लेना है तो पता चला कि दुनिया में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो 8 years था, यानी मिनिमम एज 8 years थी, यानी कि अगर किसी भी शख्स को बायोनिक आर्म लेना है अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, तो उसकी मिनिमम एज 8 years होनी चाहिए, और हम जो है वो 3.5 साल की उम्र में दे रहे थे, और काफ़ी अरसे से दे रहे थे। देन वी स्टार्टेड मेकिंग इट एज अ रिकॉर्ड, और अब आप गूगल करेंगे द यंगेस्ट बायोनिक किड इन द वर्ल्ड, तो आपको हमारा ही लिंक मिलेगा। कितने साल का है वो? वो 3.5 साल 3.5 साल का है, माशाल्लाह। और ऐसे एक यूज़र नहीं है, वो तो बहुत सारे यूज़र्स हैं हमारे जो आपको 3.5 4 5 साल मतलब 3.5 मिनिमम है? 3.5 मिनिमम है, वो भी 3.5 इसलिए मिनिमम है क्योंकि वो जो यूज केस ही वो बना। नहीं, वो जो बच्चा है वो बच्चा एक्चुअली 3 साल की उम्र में हम समझा नहीं सकते कि कैसे इस्तेमाल करना है। ओके। अगर 3 साल की उम्र में कोई बच्चा इतना एफिशिएंट हो जो समझ जाएगा इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो भी उससे भी करवा लेंगे। तो ये हमें जब बाद में पता चला, जब हमने थोड़ी सी रिसर्च की और देखा कि दुनिया में क्या हो रहा है और हम कहाँ हैं, तो हमें पता चला हम तो 4 साल बहुत आगे। और जिस कंपनी का हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, उस कंपनी की फंडिंग जो थी वो तकरीबन कोई 9 million pounds थी। रॉकिंग
सो और हम ज़ीरो फंडिंग पे ये कॉम्पिटिशन्स यू ब्रेक आर कर रहे थे। रॉकिंग। तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो होता ये है कि समटाइम्स आप अपने काम में इतना मसरूफ़ होते हैं कि आपका जो कंपटीशन होता है वो इटसेल्फ आपको इतना एम्पावर कर देता है कि जब आप बाहर देखते हैं तो पता चलता है कि आप दुनिया से थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, एंड नाउ इज़ द राइट टाइम टू एंटर इनटू द ग्लोबल मार्केट, क्योंकि अब आप आगे ही हैं तो अब आप उनको बहुत अच्छे से कंपटीशन दे उसी सकते हैं। पेस से और ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही है। कॉम्पिटिटिव और टाइम इसी दे तरीके सकते से हैं। जैसे हमारा जो लीड टाइम है टू 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 प्रोवाइड बायोनिक आर्म, वो है 7 days मैक्सिमम। हम अ, कोशिश कर रहे हैं उसको 5 days पे ले एक जाएं। ऑर्डर को फुलफिल करने में। एक ऑर्डर को जिस दिन पेशेंट आया उसकी काउंसलिंग भी हो गई, उसको सेटिस्फेक्शन भी हो गई, उसको उसकी ट्रेनिंग भी हो गई, और इन द एंड ऑफ द डे उसको आर्म भी लग गया और उसकी ट्रेनिंग भी हो गई। अच्छा, आपके पास जो आपके 700 कंज्यूमर पेशेंट करंटली हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं सारे या के सारे आउट ऑफ? पाकिस्तानी नहीं हैं। जैसे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज से आके लेके भी गए हैं, और दे आर ऑल कनेक्टेड। पाकिस्तानी कितने होंगे? पाकिस्तानी मेजॉरिटी पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही हम लोग मौजूद हैं, और अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया हम पे वैसे भी ट्रस्ट नहीं करती कि पाकिस्तान कौन आएगा। और ख़ास तौर पे जब आप कराची लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी रोडें जो है ना क्या हाल है और क्या चीज़ें, तो वैसे भी नहीं आना चाहते। तो इसीलिए फिर हमने इसके अंदर अब रिसेंटली जो सॉफ्टवेयर ऐड किया है, दैट इज़ ऑल्सो अ न्यू डेवलपमेंट जो कि दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। अच्छा। वो ये है कि अब आप हमारे मोबाइल के थ्रू, अपनी हमारी ऐप के थ्रू 3D मेजरमेंट्स ले सकते हैं। पेशेंट खुद ही ले सकता है? खुद ही ले सकता है या किसी को कह सकता है कि आप मेजरमेंट्स ले दें, तो वो मेजरमेंट्स हमारे पास डायरेक्टली आ पर्सनल जाती मोबाइल हैं फ़ोन से? पर्सनल मोबाइल फ़ोन से थ्रू ओके। आवर बायोनिक ऐप। और आप मेजरमेंट्स लेके हमारे पास जैसे ही आएंगी, हम उसको मैन्युफैक्चर करके आपको भेज देंगे। आपने सिर्फ एंड नो उसको फिजिकल इंटरेक्शन नो में आप फिजिकल डायरेक्ट आप इंटरेक्शन, खुद ही ले सकते आप हैं? बिल्कुल खुद ही ले सकते हैं। आपको कोई दैट्स अ बिग डेवलपमेंट दैट्स अ यार, बिग बिग डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट। उसके लिए आपको जो है ना, पहले क्या होता था कि आपको जाना पड़ता था क्लिनिक, डायग्नोसिस होता था डायग्नोसिस और होता लाइक था, दैट। उसके बाद आपको एक टेक्नीशियन असेस करता था कि क्या आपको बायोनिक आर्म लग सकता है, लग भी नहीं सकता है लग या नहीं? सकता। फिर वो 1 महीना लग जाता था, और स्पेशली जिनकी अबव एल्बो एम्पुटेशन होती थी, शोल्डर से लेके खास तौर पे, उनको तो सर्जरी भी करानी पड़ती थी बिफोर हैंड टू बाय? बिफोर ओके। आर्म टू बाय, तो उनको सर्जरी करानी पड़ती थी। हमारे पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, यानी कि कोई भी पेशेंट जो एम्प्यूटी है या जो उसको जो भी कोई माजूरी है तो वो उसको ज़्यादा कोई डायग्नोसिस नहीं है? कुछ नहीं, हमने उसको इतना सिंपल कर दिया है कि आप जिस तरह से दराज पे ऑर्डर करते हैं या कुछ भी ऑर्डर करते हैं बिल्कुल कि इस शूज़ तरह। मंगवा लें, तो शूज़ आपने शूज़ पे क्लिक किया, अपना साइज़ लिखा और वो आ गया। हमारे केस में क्या है कि आपने बायोनिक आर्म पे क्लिक किया, अपने तो मेजरमेंट्स दराज हमें पे स्टोर भेजें। ओपन कर रहे हैं आप? खैर या बिल्कुल, अमेज़न पे? डेफिनेटली अमेज़न पे कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ समथिंग वेरी यूनिक एंड डिफरेंट, बिकॉज़ इसकी वजह कैटेगरी से कौन सी होगी मैं ये सोच रहा हूँ। मेडिकल तो नहीं हुई है ये और सुपर सुपर ह्यूमन मेडिसिन भी नहीं कैटेगरी हुई। हो सकती है कि आप जो है एक सुपर ह्यूमन। साइबॉर्ग्स अगर बनना चाहते हैं तो यू हैव ऑप्शन। लेकिन दिस इज समथिंग दैट वी हैव अचीव्ड सो फार, और इसको भी हम आगे जो पुश कर रहे हैं, इट्स क्योंकि हमारा मसला ये है कि वी आर टेक्नोलॉजिस्ट, एंड विजन भी हमारा ऐसे ही है कि हमने पूरी दुनिया तक पहुंचना है, एंड टेक्नोलॉजी इज़ द ओनली वे जो कि हमें आगे लेके जा सकती है। और सब्र भी हमने नहीं करना कि हम 100 साल बाद बायोनिक्स की कोई कंपनी होगी, हमें आज ही अपनी कंपनी को ग्लोबल ब्रांड बनाना है। तो उसके लिए हम जितना भी टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं वो ले रहे हैं। ऑलराइट, अनस भाई मुझे ये बताइएगा, एक पेशेंट है उसकी कोई एज रिक्वायरमेंट या अगर उसको कोई ऑलरेडी कोई बीमारी है, लाइक कॉमन बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या कोई और इस तरह की बीमारी है या स्ट्रोक है, फालिज है, तो इस तरह के पेशेंट भी आपने सर्व किए हैं? बिल्कुल ऐसे किए हैं, और सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बड़ी यूनिक सी बात बताऊं कि ब्लाइंड यूज़र भी है हमारे। ओके। जो लोग देख नहीं सकते वैसे भी यूज़र हैं जो कि आर्म हमारा यूज़ कर रहे हैं। So दैट्स वेरी वेरी that is something which is a big achievement for us as well. ऑफ कोर्स कि और वो उनसे मेरी तकरीबन कोई 1 हफ्ता पहले कोऑर्डिनेशन हुई थी। मैंने कहा, उनको 1 साल हो गया आर्म यूज़ करते हुए, तो हमने उनसे पूछा कि कैसा चल रहा है आर्म, कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड, और उसने बताया कि मैं अब सेंस कर पा रहा होता हूँ कि मोटर चल रही है, तो आई कैन फील कि हाँ मोटर ओपन हो रही है, ताकि मैं कोई चीज़ पकड़ना चाहूँ तो पकड़ लूँ। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात लगी कि मुझे नहीं पता, अभी भी मैंने गूगल नहीं किया कि दुनिया में क्या कोई ब्लाइंड यूज़र बायोनिक आर्म का मौजूद है या नहीं है। अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो शायद ये ये रिकॉर्ड भी दिस हम फॉर बना योर लें। फर्स्ट, हाँ ये आपका रिकॉर्ड होगा। अच्छा, इसके अलावा एक पेशेंट जो है, एक जो भी यूज़र है,
वो बायोनिक आर्म यूज़ कर रहा है, उसको मतलब उसको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है पहले उसको अपने आप को फेमिलियर करने की, उसकी प्रॉक्सिमिटी, उसकी सेंसर्स, ये वो, और इस तरह से कुछ है, या बस एक दो दिन में वो उसको ऑटो ट्रेन हो जाएगा? एक दो दिन आपने ज़्यादा बोले हैं। हमारा जो अब जो करंट सिस्टम है उसके अंदर हार्डली ही नीड्स 5 to 6 मिनट्स, बिकॉज वो आर्म आप पॉप इन करते हैं, उसके अंदर सेंसर्स एम्बेडेड होते हैं। हम उनको कहते हैं इमेजिन करो कि आपका आर्म है, ओके। इमेजिन करो कि आपकी फिंगर्स हैं, आप फिंगर्स बंद करने की कोशिश करें, आप फिंगर्स खोलने की कोशिश करें, और जैसे ही वो अपनी मूवमेंट्स करते हैं तो हमारा जो एआई सिस्टम है वहाँ पे डाटा आना शुरू हो जाता है, वो उसका सॉफ्टवेयर बिल्ड कर देता है, एंड देन वो उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है, तो दैट यूज़र इज़ को भी पता चल एक्चुअली जाता है। कनेक्टिंग माइंड विद मशीन्स। एग्जैक्टली, एंड दैट होल थिंग्स हैपेंस इन 5 to 6 सेकेंड्स, कनेक्शन ओके, जो है। दैट्स रियली उसके वेरी बाद फिर वो नाइस। यूज़र भी थोड़ा सा लर्न कर रहा होता है, और उसका और एल्गोरिथम उसका भी उसके एल्गोरिथम भी साथ लर्न कनेक्ट कर रहा होके। होता है, तो बोथ वेज लर्निंग होती है, और उसकी वजह से बहुत क्विक रिस्पॉन्स होता है। इसीलिए हम बच्चों को जो है जब हम आर्म्स देते हैं तो दे आर वेरी क्विक लर्नर्स, और वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और फिर आप उनको मतलब कि आर्म को बहुत अच्छा यूज़ करते हुए नज़र आएंगे आपको वो। ऑफ कोर्स बायोनिक आर्म इतना एफिशिएंट तो नहीं हो सकता जितना एक नेचुरल आर्म होता है, लेकिन फिर भी एफिशिएंसी लेवल, या हम उसको कहें कि लैग टाइम ऑफ एक्शन या लैग टाइम ऑफ स्पीड, उसका कैसा है? मतलब वो नहीं तो यूज़र ही बेहतर हाँ, जानता है, नहीं नहीं, हम उसको काफ़ी समझ भी बेहतर नहीं है, हाँ सकते। हाँ, काफ़ी बेहतर है। हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, बिकॉज हमारी जो आइडियल है वो तो इंसानी हाथ है कि हम उस तक लेके जाएं उसको। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ टेक्नोलॉजी के भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं है, थोड़ी सी कंपनी, छोटी सी कंपनी है, नहीं, अब बड़ी हो जाएगी। थोड़ा सा ही लिमिटेड बजट होता है R&D का, मार्केटिंग का, सेल्स का, जो हमने करनी होती हैं। फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें अपनी कॉस्टिंग भी बढ़ा नहीं सकते। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चैलेंज है, मतलब कि मैं समझता हूँ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री अगर आप बात करते हैं तो वो ये इंडस्ट्री, और ख़ास तौर पे इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान में ऑपरेट करना, इट मेक्स इट मोर डिफ़िकल्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना सब कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन आई एम श्योर अल्हम्दुलिल्लाह। कि जो जो नेचुरल हैंड है उसके जेस्चर्स, उसकी मूवमेंट्स को भी इंशाल्लाह हम उस तक भी आहिस्ता आहिस्ता पहुंच पहुंच जाएंगे। जाएंगे। जब आप बना सकते हैं तो उतनी एफिशिएंसी भी ला सकते हैं, अगर बिल्कुल उसको ऐसा ही उसके है। ऊपर इतनी रिसर्च और डेवलपमेंट और एक एक्सपीरियंस लिया जाए। अच्छा, पेशेंट्स जो हैं उनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है? मतलब अगर वो बायोनिक हैंड के साथ किसी व्हाट आई कैन से कि सी साइड पिकनिक पे अगर चला गया और हम्म। पानी में चला गया, या किसी ऐसी वो जो कोल्ड स्पेसेस होती हैं एंटरटेनमेंट की, वहाँ चला गया, या किसी ऐसी नॉर्मल से हट के कहीं चला गया, तो वो उसकी फिर कैसी है वो क्वालिटी, और वो उसको सो कितना सपोर्ट क्वालिटी करेगी? तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन लाइक उसको जो पसीना आ गया, हाँ या देखें, यही उसकी, सबसे अच्छी बात है कि हमारे वी आर द ओनली वन इन द वर्ल्ड जो कि अगेन यू आर द ओनली वन। ओनली वन इन द वर्ल्ड, एंड दैट दीज आर द क्लेम्स जिसकी बेसिस पे फोर्ब्स ने हमें रिकग्नाइज किया, दैट्स राइट। नाइस। बिकॉज जब हमने उनको बताया कि वी मेक बायोनिक आर्म्स और ये चीज़ें करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो उनकी अपनी एक ड्यू डिलिजेंस टीम थी। उन्होंने देखा कि उनका एशिया अपना में एक और टफ कौन है। क्राइटेरिया है, ऑफ बहुत ज़्यादा कोर्स। टफ क्राइटेरिया है, बल्कि आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज बिफोर बिफोर विद दिस फोर्ब्स। विद फोर्ब्स। आई वेंट टू लॉट ऑफ इंटरव्यूज़। उन्होंने कहा कि देखें, ये तो कोई भी कर रहा है, और भी जगह हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है, तो वाई यू आर यूनिक। तो फिर मैंने उनको समझाया। फिर उन्होंने कहा नहीं, हमने देखा है कुछ और स्टार्टअप्स भी काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप यू कैन सर्च इट। उन्होंने जब सर्च किया तो पता चला जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, दे हैवंट लॉन्च देयर प्रोडक्ट अप टिल नाउ, एंड इट्स रिसर्च बिन फेज में। रिसर्च फेज है। उनको 2-2 साल हो गए, वो रिसर्च ही कर रहे हैं। बाकी जो कंट्रीज हैं, दे डोंट हैव दिस टेक्नोलॉजी राइट नाउ दैट व्हाट वी हैव इन आवर हैंड। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1-2 लोगों को लगा हुआ हो या प्रोटोटाइप लेवल तक हो, और 700 लोगों को लगा है और वो यूज़ भी कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपकी कंपनी की एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव एज है, पाकिस्तान में नहीं, जस्ट बल्कि एशिया में, शायद ग्लोबली। तो इसके अलावा आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे, तो वो आपके साथ कनेक्ट हैं, या आपको उनका पता है उनके लेवल ऑफ बिजनेस का? जी जी बिल्कुल, हम लोग नज़र रखते हैं, बिकॉज जब हम ग्लोबल कंपटीशन को compete करने जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू कर हैव रहे हैं टू नो। एग्जैक्टली। बिल्कुल, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपटीशन आपके आगे हैं और किस किस चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए वी ऑल आर प्रिपेयर्ड वेरी वेल, और हम इसीलिए अब डिफरेंट कंट्रीज
जाके अपनी एग्जीबिशंस कर रहे हैं, अपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, हम्म। और मतलब कि जितना हो सकता है हमसे हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। और इसी वजह से, लेकिन वही जो हर्डल्स हैं पाकिस्तान हमारे पास। में बायोनिक के अलावा कोई और कंपनी इस नहीं तरह का या इससे मैचिंग का या नहीं इसके नहीं, पिछले इंटीग्रेशन में कोई काम? कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ कोई नहीं अवेलेबल नहीं है। इंडिया में? इंडिया में बिल्कुल मौजूद हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इंडिया में तो ज़रूर नहीं नहीं, होगा। इंडिया में है, दे आर लाइक हेविली फंडेड, दे आर ओके। हेविली फंडेड। और लेकिन क्या है कि इंडिया में जो प्रोडक्ट है वो अब तक इस स्केल पे नहीं आ सका, जो हम हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कॉस्ट एनालिसिस अगर किया जाए अब बायोनिक का और इंडिया में जो भी कंपनी काम कर रही है उसका, तो किसका कम है देखें, प्राइस? प्राइस भी हमारा कम है, टेक्नोलॉजी वाइज भी हम थोड़ा सा एडवांस एडवांस है। हैं, और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर भी आपका हमारा थोड़ा एडवांस सा है, एडवांस अपडेटेड है, है, और हार्डवेयर भी बहुत प्रोसेस अच्छा भी है। हमारा थोड़ा सा एडवांस है, जो बहुत स्पीड अप होके हम लोग काम कर रहे होते हैं। एक बायोनिक हैंड या एक बायोनिक लिम्ब कोई भी लगाता है तो उसकी एवरेज लाइफ कितनी है? वो कितने साल उसको यूज़ कर लेता है इजीली उसी कंडीशन में? सो बेसिकली जो आर्म है उसकी एक स्टैंडर्ड, प्रोस्थेटिक्स जो भी होता है उसकी एक स्टैंडर्ड लाइफ होती है 3 से 5 साल। 3 से 5 साल तक आप सेम प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी माइनर मेंटेनेंस जो भी है छोटी मोटी चलती रहती है। लेकिन 5 साल के बाद आइडियली आपको चेंज कर लेना चाहिए, जिस तरह से हमारे यहाँ गाड़ियाँ कहते हैं कि 5 साल बाद चेंज कर लेनी चाहिए, लेकिन हम मशीन। नहीं करते, राइट। तो बायने काम भी इसी तरह से है, वो भी एक मशीन है। आप चाहें तो उसको उसकी लाइफ टाइम यूज़ एफिशिएंसी करें। या उसकी इफेक्टिवनेस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं, जाएगी इस एज में जाके, जाहिर है। वो भी एक हो जाएगी, प्लस टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है, राइट। अब सॉफ्टवेयर को अपडेट की क्योंकि रिक्वायर्ड है। गाड़ी तो एक ऐसी चीज़ है कि चलें आप रोज़ हर वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहे होते ना, मतलब अगर वो पार्क है तो पार्क है, दिन में आपने लेट्स एक सपोज दो चार घंटा घंटे इस्तेमाल हाँ, कर ली, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम। इस्तेमाल कर ली, 4 घंटे इस्तेमाल कर लिए, उसके बाद तो नहीं, वो भी बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होती। आर्म तो ये है कि आपने 24 घंटे इस्तेमाल करना है, तो इसीलिए जो आर्म है उसको बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ समझ लें मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है। सो वो फिर आप सॉर्ट उसमें ऑफ मेंटेनेंस मतलब लेट्स सॉफ्टवेयर में सपोज, मेंटेनेंस नहीं नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर में भी होती या है, लेकिन वो हार्डवेयर में अपडेट हो कुछ जाता है। मेंटेनेंस? हार्डवेयर में एज इन 5 साल बाद उसकी मोटर ख़राब हो गई, तो अब आपने नई मोटर ख़रीदनी है, तो मोटर इज़ जस्ट लाइक अ इंजन, जैसे गाड़ी में इंजन चेंज होता है वैसे इसकी मोटर चेंज होती है। ओके। सो ये छोटे छोटे, जैसे बैटरी है आपके, अच्छे से अच्छे दुनिया के सेलफोन है, अगर आईफोन भी ले लें, आईफोन की भी जो बैटरी की हेल्थ है वो 1 साल के बाद ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ अ ग्लोबल चैलेंज, दिस इज़ नॉट समथिंग कि सिर्फ हमारे साथ है, ये हर हर उस कंपोनेंट के साथ है जो कि इस वक्त एग्जिस्ट करता है। तो हम फिर क्या करते हैं, उन मोटर्स को भी चेंज कर सकते हैं और उस बैटरी को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वैसे एक बात है, इसको पीरियोडिक मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है अपने आर्म को, इक्विपमेंट को, सो लाइक ओवरहॉलिंग या सम सॉर्ट चार्जिंग वगैरह चार्ज या तो इसको करना पड़ता है आपको, रेगुलरली? हाँ रेगुलरली करना पड़ता है बैटरी आपको। बेस्ड इसकी है ना बैटरी एक्चुअली? बेस्ड है, आप बैटरी चार्ज करते हैं 3 घंटे और वो फिर आपको 2 दिन तक बैकअप दे देता है। ओके। क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्तेमाल करना है एंड एवरीथिंग, तो लाइट का भी बड़ा इशू है। तो हमारे जो चैलेंजेस है ना, वो बढ़ते ही जा रहे उन्होंने हैं। हमें एक्चुअली इतना प्रिपेयर किया कि हमने अपने प्रोडक्ट को उस स्टेज पे ले गए कि दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता कि लाइट चैलेंजेस बिकम अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज़। इसी तरीके से जो हमारे सेंसर जो वाटर प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ हुए, उसके पीछे भी हमारे लोगों का ही हाथ था। वो ये था कि लोग जिनको हम फ्री में देते थे तो वो डिफरेंट जगहों पे उनको बेच देते थे और वो उसको खोल के देखने की कोशिश करते थे, R&D करने की। अच्छा अच्छा, आइडिया पे हाँ, काम तो करते थे कि वो क्या है। डिफरेंट एनजीओज उसको ख़रीद लेती थी कि देखते हैं क्या होता है एंड एवरीथिंग। सो फिर हमने उनको प्रोटेक्ट करना शुरू किया, उनकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करना शुरू की, तो उससे हमारा जो उसका आर्किटेक्चर है वो चेंज हो गया। और अब वी आर द ओनली वन इन द वर्ल्ड जो कि स्वेट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ सेंसर्स बना रहे हैं। ये भी हमारे लोगों की ही मेहरबानी है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे माशाल्लाह, रियली मौजूद वेरी नाइस। हैं। अच्छा, एवरेज लाइफ तो आपने मुझे बता दिया कि 5 साल है। अब उसके बाद भी अगर कोई इसको यूज़ कर रहा है तो तो वो कर सकता है, जितना हाँ। उसके लिए इफेक्टिव है वो यूज़ बिल्कुल करे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसमें हम रिकमेंड ज़रूर करते हैं कि आप मेंटेन कराते रहें। और इसके अंदर भी हमारा जो एल्गोरिदम होता है उसके अंदर भी जिस तरह से मैं गाड़ी की बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि उससे लोग रिलेट कर सकें। जिस तरह से आपकी एक माइलेज होती है, अब गाड़ी बेशक 2 साल पुरानी है लेकिन आपने उसको इतना चला लिया है कि वो 2 3 4 लाख कर चुकी है, तो अगेन उसकी मेंटेनेंस का टाइम आ गया। इट्स नॉट जस्ट द टाइम, इट्स ऑल्सो द प्रोसेस जिसके अंदर वो इन्वॉल्व है, उसके टायर घूम रहे हैं एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसके अंदर फिर हमारे पास भी जो डाटा आ रहा होता है कि कितनी दफ़ा हाथ खोला, कितनी दफ़ा बंद किया, वो भी काइंड ऑफ एक इंजन जिस तरह से होता है, तो वो हमारे पास डाटा आ जाता है और फिर हमें पता चल जाता है कि इसका आर्म की मेंटेनेंस कब पेंडिंग है।
तो हम उसको पहले ही बता आपके देते हैं। पास ये डाटा लाइव आ रहा होता है, मतलब हमारे पास रिमोटली एक्सेस? रिमोटली आ रहा होता है, और फिर हम उसको बता देते हैं कि आपके आर्म के अंदर कुछ टाइम बाद ख़राबी आएगी, तो आप उससे पहले हमें भेज दें ताकि हम उसको मेंटेन करके वापस दे दें। ओके। अच्छा, इस आर्म की जो फिज़िकल यूसेज है, लाइक अगर कोई इसको पहन के सो गया, या शावर ले लिया, या गाड़ी चला रहा है, तो इस तरह की इसकी वो है फेमिलियरिटी? जी जी बिल्कुल, हमारे बायलेटरल यूज़र्स जिनके दोनों हाथ नहीं हैं वो बाइक चलाते हैं इससे। बाइक चलाते हैं इससे? बाइक चलाते हैं उससे, और मतलब बहुत अच्छी बाइक मुझे उससे चलाते हैं, मिलना है। और बहुत अच्छी बाइक उसको चलाते बुलाओ, हैं। कराची में है। कराची में भी हैं हमारे पास यूज़र्स जो कि बाइक चलाते हैं, उससे बहुत कंफर्टेबली आई चलाते वांट हैं। कि उसके साइकिल, साथ आपको बिठाऊं मैं। नहीं नहीं ज़रूर, और साइकिल भी चलाते हैं, खाना खाते हैं। आप उनको किसी नॉर्मल होटल पे बैठ के देखेंगे, आप पहचान नहीं सकते कि वो उसके बायने काम लगे हैं। वो चाय भी पी रहा होगा, वो तो समोसा उसका भी खा कलर रहा और होगा। फिजिक जो है वो भी आ, मैचिंग है या सम सॉर्ट, या हमारे पास मशीनिक डिफरेंट लुक है मॉडल्स उसका? होते हैं, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। ओके। अगर आप चाहते हैं कि उसका डिफरेंट कलर हो तो वो भी हो सकता है, अगर आप चाहते हैं कि स्किन से क्लोज टू हो वो भी हो सकता है। 100% तो नहीं हो सकता, हाँ, ऑफ लेकिन कोर्स वो तो नहीं हो सकता। जितना हम क्लोज कर सकते हैं तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बराबर से कोई बायनिक यूज़र गुजर गया और वो इतना हाई टेक प्रोडक्ट यूज़ कर रहा तो मुझे आप उससे कब मिलवा रहे है। एनी टाइम एनी टाइम। हैं? अमेजिंग अमेजिंग यार, मतलब क्या कहें। अच्छा, इसके अलावा जो आप एक पेशेंट क्वालिफाई कर जाता है, आप उसको समझते हैं कि इसको प्रोस्थेटिक क्या ये लगा सकते हैं, ये तो एक कैटेगरी है ही। ऐसी कौन सी क्लास है जो आपके पास आई और आपने उसको शायद आइडेंटिफाई किया कि इसको बायोनिक नहीं लग सकता, वट एवर द रीज़न? ऐसा कोई केस सो है? इस तरह के इश्यूज होते हैं हमारे साथ, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल जो डॉक्टर्स हैं जो एम्पुटेशंस करते हैं, एक स्टैंडर्ड है कि दुनिया में जब एक सोल्यूशन मौजूद होता है तो उनको पहले से बताया जाता है कि अगर आपने एम्पुटेशन करनी है तो किस तरह से करनी है, किस लेवल पे करनी है। तो आर्म्स का भी फ़िलहाल डॉक्टर्स को पता नहीं है, ख़ासतौर पे जो कि छोटे छोटे गांव देहातों में एम्पुटेशंस कर रहे होते हैं या छोटे शहरों में कर रहे होते हैं। तो वो बहुत गलत तरीके से एम्पुटेशन कर देते हैं, यानी कि उससे होता क्या है कि हमारे पास आर्म लगाने की स्पेस भी नहीं रहती, और उसकी ओके, शेप, ये हाँ, आउटकम है सर्जरी का? वो आउटकम है सर्जरी का, और उसकी शेप इतनी ज़्यादा ऑड होती है कि हम भी नहीं कह सकते उस यूज़र को कि आप इसकी एम्पुटेशन करा लें, बिकॉज हमारा ये नॉर्म नहीं है कि हम एम्पुटेशन किसी को एम्पुटेशन की कहें। तरफ भेजें? आप तो हम, इसको डिस्करेज कर रहे हैं हाँ, ऑफ हम तो कोर्स। डिस्करेज कर रहे होते हैं, प्लस हमारी कोशिश ये होती है कि किसी भी तरीके से उसको कोई भी टेक्नोलॉजी दे दी जाए ताकि वो उससे एक्सेसिबल हो सके। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत दफ़ा हमारे पास केसेस आते हैं अनफॉर्चुनेटली कि वो मतलब हाथ की टांग की उंगली लगा दी है और उससे वो कोशिश कर रहे हैं, और मतलब बहुत ही ऐसी एग्जांपल्स आती हैं कि हम खुद शॉक्ड हो जाते हैं कि ये डॉक्टर ने क्या सोच के इसके साथ ये किया है। और एंड ऑफ कोर्स हम कह भी नहीं सकते उस यूज़र को कि आपको दोबारा एम्पुटेशन करानी है, बिकॉज वो ऑलरेडी इतने ट्रॉमा से गुजर चुका होता है। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज होता है। मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ रही है, न्यूरोप्रोस्थेटिक्स, यू नो। अब अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी एक बायोनिक या ऑलरेडी एक प्रोस्थेटिक में है, इस तरह के जैसे कि न्यूरोप्रोस्थेटिक अगर उसने लगाई हुई है, या एक कोई और उसकी सर्जरी हुई हुई है जिसमें उसके साथ कुछ हुआ हुआ है, मतलब कोई ऑलरेडी इम्प्लांट हुआ हुआ है, तो उसको भी आपने सर्व किया है किसी ऐसे पेशेंट को? नहीं, अभी तक हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, बिकॉज दुनिया में जब आपको थोड़े से एक्सट्रीम प्रोस्थेटिक्स यूज़ करने होते हैं अबव एल्बो ख़ास तौर पे, तो आपको एक सर्जरी जो होती है उसके अंदर ही इम्प्लांट करते हैं। हमने आज तक नहीं किया, ना ही हम इसको ज़्यादा इनकरेज करते हैं कि कोई फॉरेन बॉडी आप परमानेंटली अपनी बॉडी के अंदर इम्प्लांट करें। तो हमारी कोशिश ये होती है जो भी हो एक्सटर्नली हो, जिसमें आपको सर्जरी की भी ज़रूरत ना हो और कोई ऐसा प्रोसेस ना हो जो आपका कोई भी रिवर्सिबल ना इक्विपमेंट हो। जो है वो इम्प्लांट नहीं होता है? कुछ भी नहीं होता, एक्सटर्नल, टोटल सब कुछ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पूरा है। जस्ट लाइक हाथ आप हो या... वॉच पहने हुए हैं, इसी तरीके से हमारा तमाम चीज़ें एक्सटर्नली होती हैं, कोई भी चीज़ हम इम्प्लांट नहीं करते। ओके, अगर कोई पेशेंट है लाइक पार्किंसन, एक हाथ में उसके पार्किंसन है, दूसरा हाथ है ही नहीं, ज़ाहिर एम्पुटी है, तो उसको भी आप सर्व कर सकते हैं? और मतलब आई वांट टू नो एक्चुअली कि न्यूरॉन में किसी के एक्चुअली प्रॉब्लम वो, है, हाँ, वो अभी तक हमने इस तरह लाइक से, उसको अगर वो कौन सी बीमारी होती है जिसमें... बिल्कुल पार्किंसंस, आई टोटली पार्किंसन अंडरस्टैंड। एक जी और भी जी जी, होती है जिसमें सेंसर जो है वो ऑटोमेटिकली वो होते हैं। मूवमेंट्स हो रही होती हैं, बिल्कुल स्ट्रोक हो गया या इस तरह से भी कुछ चीज़ें होती हैं। अभी तक हमने इस तरह पे काम नहीं किया, बिकॉज़ इस तरह के जितने भी पेशेंट्स हैं
उनके लिए ऑलरेडी कोई अटेंडेंट होता है जो कि उनको हेल्प कर रहा होता है अपने तमाम ज़िंदगी की बेसिक चीज़ें पूरी करने में। तो कभी भी हमने इस तरह का किसी कोई जिसमें देखा नहीं है। क्या कहते हैं उसको, पार्किंसंस मिर्गी, हो या मिर्गी हाँ और बिल्कुल, एपिलेप्सी, हाँ वो अभी तक हमने, पार्किंसन। हाँ बिल्कुल अभी तक हमने उसके ऊपर किसी के ऊपर नहीं किया, बिकॉज हमारे पास भी कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हम देख रहे होते हैं कि जो हमारा यूज़र है वो क्या उस चीज़ को प्रॉपरली एक्सेप्ट करने के बाद मतलब कि यूज़ भी कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जिसको देखें उसको बोलेंगे जी चलो आम आपको आम बना के दे देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ वेरी लाइक आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि इस शख्स को आर्म देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या इसको लगाने के बाद इसकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ सकती है नहीं आ सकती। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास लिखे हुए, और वो उसको लगाने के बाद क्या करेगा। तो वो सारे जो चीज़ें होती हैं उसके बाद ही जाके हम डिसाइड करते हैं कि हाँ वाकई इस शख्स को लगाने के बाद कोई फ़ायदा हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो हम उनको बता देते हैं कि यू हैव अदर अल्टरनेट ऑप्शंस एज वेल, और वो फिर केयर टेकिंग और बाकी चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। ओके, अगर आपके इक्विपमेंट में जो भी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर है, एआई है, सेंसर्स हैं और ट्रांसमिशन का कोई ना कोई ज़ाहिर सोर्स भी उसके अंदर होगी, तो मेरा पूछने का मतलब ये है कि इसमें कोई रिस्क है बॉडी के लिए, फिज़िकल बंदे के लिए? इसके यूसेज में कोई रिस्क है कहीं? नहीं नहीं नहीं, सबसे जैसे कि अच्छी अगर कोई बात ये है, कैंसर का पेशेंट है। नहीं नहीं नहीं, कोई कोई रिस्क नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोडक्ट सीई सर्टिफाइड हैं, और यूरोपियन कंफॉर्मिटी, यूरोपियन जो आपका एक स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड सी, उससे यूरोपियन कंफॉर्मिटी। बिल्कुल उससे सर्टिफाइड है। उसके अलावा हमारा जो प्रोडक्ट है वो आईएसओ सर्टिफाइड है, ओके, आईएसओ 9001 और आईएसओ 1365, ये तीनों सर्टिफिकेशंस हमारे पास मौजूद हैं जो किसी भी इंटरनेशनल जो भी आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स, उनमें मेडिकल डिवाइसेस जितनी भी होती हैं उन तमाम की ये सर्टिफिकेशंस होना लाजमी होती हैं। तो हम भी उसी तरह से सेम लेवल स्टैंडर्डाइज पे हैं सारी चीज़ें। स्टैंडर्डाइज हैं, तो कोई भी सर्टिफाइड हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से किसी को नुकसान हो। ओके, अगर कोई पेशेंट ऐसा आ रहा है जिसकी यानी कि एक पुराना पेशेंट है, उसको इंसिडेंट हुआ है, उसका कोई एम्पूटी किसी वजह से हो गया है, लेकिन उसने पहले उससे कभी नहीं लगाया। बिल्कुल, वो एक पूरा एक प्रोसेस होता है। अगर अगर इस तरह से भी कोई सिचुएशन होती है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि एम्पुटेशन के 2-3 महीने बाद ही आप आयन काम लगा लें। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके बिकॉज मुझे याद है एक साहब आए थे मेरे पास जिनका ट्राम से एक्सीडेंट हुआ था, जब कराची में ट्राम्स चलती थी तो उससे उनका एक्सीडेंट हुआ था, और वो बहुत मेरे ख्याल से अर्ली 90s की बात होगी। तो उनके भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह आर्म्स लगाए मैक्सिमम हैं। एज आपने किसी को सर्व किया उसकी? हमारी जो मैक्सिमम एज अब तक हमने जिसको सर्व सर्व किया है वो तकरीबन 76 ईयर्स के हैं। माशाल्लाह। ओके, अच्छा, आपके जो इक्विपमेंट में जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं क्या क्या हैं नॉर्मली? उसको कैसे? मोटर्स हैं, बैटरीज हैं, सेंसर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं, उसके अलावा ग्लव्स है, सॉकेट है, गियर्स हैं, लाइक देयर आर लॉट ऑफ कंपोनेंट्स जिसको फिर हमने बहुत ही प्रिसाइजली मेडिकल फोमिंग्स हैं, बहुत ही प्रिसाइजली अटैच करना होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, ताकि वो अपनी जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसके अंदर आ जाए और उसमें कोई भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ओके, अब इसका जो पोटेंशियल है, ये तो ऑलरेडी एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एज भी है आपके पास और एक एडवांस तरीन प्रोडक्ट्स हैं आपकी। इसका आगे फ्यूचर पोटेंशियल क्या है? लाइक एक पूरा बायोनिक सिस्टम जनरेट होके, लाइक एक्सोस्केलेटन जो एक रोबोटिक फंक्शन है, इस तरह का कोई? जी बिल्कुल, हमारा जो मेजर विजन है वो यही है कि बायोनिक्स को हम बायो रोबोटिक्स कंपनी पूरी दुनिया के लिए बनाएं, और इसी मतलब तरह इतनी की इंटीग्रेशन हो कि सिर्फ अलग से एक हाथ या बिल्कुल एक बिल्कुल वो ऐसे ना ही हो, है, बल्कि ट्रू। एक, एक पूरा सूट है जो कि लोगों हाँ को एग्जैक्टली। वॉक कराने में हेल्प कर सके। हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम उस लेवल तक इंशाल्लाह पहुँचें विद एडिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स, और आहिस्ता आहिस्ता करके हम R&D कर रहे होते हैं, बिकॉज ये तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ फंडिंग, रिक्वायर्ड लॉट ऑफ मैन पावर एंड एवरीथिंग, तो वो हमें खुद ही सब कुछ करना होता है। तो दुआ करें कि हम बस जल्दी से अपना एक्सपोर्ट्स स्टार्ट कर दें, तो फिर इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह इस टेक्नोलॉजी को और थोड़ा सा स्पीड अप कर सकेंगे। दैट्स रियली वेरी नाइस। आई वांट कि वो वाला जो पेशेंट जिसको आपने बताया, वो उसके साथ जो कि साइकिल चलाता है बायोनिक ज़रूर, आर्म्स के साथ, मैं उसके साथ एक कास्ट करूं। एनी टाइम। दैट्स रियली वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो।